हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। एक नए सेशन में हम लोग की 12th कंप्लीट मैथ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर की बात कर रहे थे। मैट्रिक्स चैप्टर के कंसेप्ट को सीख रहे थे, पढ़ रहे थे। तो मैट्रिक्स होता क्या है, आव्यूह कहते किसे हैं, ये आपको समझाए थे पिछले सेशन में। और आव्यूह में आपको हम ये भी समझाए थे कि कोटि क्या होता है, कोटि का मतलब होता क्या है, ये आपको हम समझाए थे। और साथ ही साथ आपको ये बताए थे कि जब आप किसी आव्यूह को या फिर मैट्रिक्स को लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले लिखा जाता है पंक्तियों की संख्या। जब भी आप किसी मैट्रिक्स को लिखेंगे तो उसमें मैट्रिक्स को लिखने का मतलब मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखेंगे, कोटि को लिखेंगे तो सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, और उसके बाद से हम लोग क्या लिखते हैं, स्तंभों की संख्या को लिखते हैं। ठीक है, स्तंभों की संख्या को लिखा जाता है। जब भी आप कोटि लिखेंगे तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है। मान लीजिए कि हम आपको समझाने के लिए एक मैट्रिक्स लिए ए, और इसके एलिमेंट 1 2 3, ये 4 5 6 और ये 7 8 और ये 9 हम कर दिए। तो इसमें देखिए आपको तीन पंक्ति है। देखिए ये R1, ये आपका R2 हो गया और ये आपका R3 हो गया। तीन पंक्ति है और तीन स्तंभ हैं, एक कॉलम फर्स्ट, कॉलम 2 और ये कॉलम 3 हो गया। तो इसके कोटि को जब आप लिखेंगे तो आप इसे बोलेंगे कि ये 3x3 कोटि का या फिर 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो आप इसमें जब भी कोटि लिखते हैं तो पहले पंक्तियों की संख्या और बाद में स्तंभों की संख्या को लिखा जाता है। तो ये बात हम लोग, ये कंसेप्ट हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। आशा करते हैं कि आप पिछले सेशन को देखे होंगे। अगर आपने पिछले सेशन को देखा है तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज के संदर्भ से सेशन को शुरू किया जाए। और आगे जो भी बातें रह गई थी, अभी बहुत सारे कंसेप्ट आने बाकी हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन इस चैप्टर से के रिगार्डिंग आने बाकी हैं, बहुत कुछ आपको सीखना बाकी है। आइए सिलसिला को शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे आपको समझाने जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि डी कोई मैट्रिक्स है और इसके अवयव जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, कुछ इस फॉर्म में, जैसे डी बराबर AIJ, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m/n है। m/n होने का मतलब ये हो गया कि जो m है इसमें ये पंक्तियों की संख्या है, जो ये m है इसमें पंक्तियों की संख्या है, और जो आप ये n देख रहे हैं इसमें ये स्तंभों की संख्या है, ये स्तंभों की संख्या है। ठीक है, और साथ में देखिए a जो है AIJ का मतलब ये अवयव है। मैट्रिक्स जो डी होंगे उसमें जो अवयव होंगे, अवयव का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखे हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हम लिखे हैं ये मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। ठीक है, ये जो हमने लिखा है इन्हीं को कहा जाता है मैट्रिक्स का अवयव। तो AIJ का मतलब यहाँ पे AIJ अवयव को इंडिकेट करने का एक फॉर्म हो गया, एक समझिए कि फॉर्मेट हो गया। तो अब इसमें जो AIJ है यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ I जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेकिन लेस देन इक्वल टू m। I का जो मान होगा 1 से या तो बराबर होगा या फिर उसके बराबर होगा, लेकिन m से छोटा फिर या फिर उसके बराबर होगा। साथ में जो J है, J का जो मान है वो भी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखे हैं, इसको हम लिख देते हैं अलग से। जो J का मान है वो भी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 1, साथ में लेस देन इक्वल टू ये n है। और यहाँ पे I का J जो है ये बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि I और J का जो मान होगा नेचुरल नंबर के रूप में होगा। नेचुरल नंबर का मतलब आप समझते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब हो गया गिनती की संख्या। अब आप इसको आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा यहाँ पर। अभी इसको हम समझाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप जो है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप I का मान जो है 1 रखते हैं और J का मान भी 1 रखते हैं तो ये A11 होगा। और A11 का मतलब ये हो गया कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ,
ध्यान देंगे आप, पहला पंक्ति और पहला क्या स्तंभ हो गया। इसी प्रकार से अगर आप आई के बदले में 1 रखते हैं और जे के बदले में 2 रखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो अवयव है, ये मैट्रिक्स जो आप लिखेंगे उसमें ये पहले पंक्ति और दूसरा स्तंभ, जो दूसरा स्तंभ होगा उनका जो कटान होगा, कटान मतलब कि पहले पंक्ति और दूसरा स्तंभ जहां पे मिल रहे होंगे उसी जगह पर ये अवयव जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आई के बदले में 1 रख दें और जे के बदले में 3 रख दें तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अवयव होगा इसका मैट्रिक्स में जो पोजीशन होगा वो पहले पंक्ति और तीसरा जो स्तंभ होगा उनके कटान, जो उनका प्रतिच्छेद पॉइंट होगा, प्रतिच्छेद मतलब कि जहां पे वो दोनों काटेंगे, दोनों मतलब कि कौन, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, वहीं पर ये अवयव होगा। क्लियर है बात। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे रख देते हैं क्या, आई की जगह पर 2 रख देते हैं और जे की जगह पर 3 रख देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो अवयव होगा, ये जो आप मैट्रिक्स लिखेंगे उसमें पहले पंक्ति और तीसरा जो स्तंभ होगा उनके कटान बिंदु पर ये स्थित होगा, उसका पोजीशन ये होगा। ठीक है, उसको आप इस वाले को पहले पंक्ति और तीसरा स्तंभ जहां पे एक प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे, वहीं पर आपको रखना है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख दिए A4 और A2, A42 लिख दिए, तो A42 का मतलब ये हो गया कि सॉरी, यहाँ पे A23 का मतलब क्या है कि दूसरा, ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ठीक है, और A42 का मतलब क्या है, तो A42 का मतलब ये है कि चौथा पंक्ति और दूसरा स्तंभ का जो कटान होगा वहीं पे ये अवयव स्थित होगा। बात क्लियर है। तो अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से आप जैसे जैसे आई और जे का मान रखते जाएंगे वैसे वैसे जो मैट्रिक्स के अवयव हैं वो मिलते जाएंगे। आई का जो मान रखना है वो 1 के या तो बराबर रखना है या फिर उससे बड़ा रखना है, और एम से छोटा या फिर उससे बराबर रखना है। इसी प्रकार से जे का मान भी आपको 1 के बराबर या फिर उससे बड़ा, एन से छोटा फिर उसके बराबर रखना है, और आई और जे का मान आपको हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में रखना है। तो अब इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे। अब अगर हम इसको एक मैट्रिक्स का फॉर्म दें, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहां पर हमको समझाने के प्रयास हम कर रहे हैं। मैट्रिक्स का फॉर्म देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए समझिएगा, जैसे देखिए A11 का मतलब क्या हो गया कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। तो देखिए पहला पंक्ति ऐसे, ये पहला स्तंभ ऐसे, तो ये यहाँ पे आएगा A11। इसी प्रकार से यहाँ पे A12 आएगा, यहाँ पे A13 आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये 1 और यहाँ पे N ना। अच्छा, यहाँ पे जगह का अभाव है, तो हम करते क्या हैं कि इसको आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे एक दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपको अच्छे से बातें समझ में आ जानी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, जैसे हम डी की बात कर रहे थे, मैट्रिक्स डी को हम समझा रहे थे, डी को समझा रहे थे ऐसे, समझिएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे A11 लिखिएगा, यहाँ पे A12, यहाँ पे A13, यहाँ पे A14 और डैश डैश ये A1 और यहाँ पे 1। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि पहले पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव। तो देखिए पहला पंक्ति जा ही रहा है और ऐसा हम पहला स्तंभ लिखेंगे तो दोनों का कटान यहीं पे मिल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर A11 लिखा गया। जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको A21 लिखना पड़ेगा। क्यों
क्योंकि देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति हो गया लेकिन स्तंभ तो पहला है ना, इसलिए आपको A21, यहाँ पे A22, यहाँ पे A23, ये A24 और इसी क्रम में आपको चलते जाना है। और चूंकि ये देखिए दूसरा पंक्ति है तो हम पहले 2 लिखे हैं, समझिएगा, पहले 2 2 2 2 ऐसे लिखा गया ना। लेकिन ये देखिए ये पहला स्तंभ है, ये पहला स्तंभ है, पहला आपका कॉलन है तो ये देखिए 1 हो गया, ये दूसरा कॉलन है तो ये बाद में 2 हो गया, तीसरा कॉलन है तो बाद में 3 हो गया, ये चौथा कॉलन है तो बाद में 4 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से डैश 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 से इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो ये A2 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये दूसरा पंक्ति है। लेकिन ये एनवा कॉलन देखिए, जैसे ये पहला दूसरा तीसरा चौथा डैश डैश डैश, ये एनवा कॉलन। एनवा क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो ऑर्डर लिए थे मैट्रिक्स डी का ऑर्डर जो लिए थे वो m/n लिए थे ना, और m/n लेने का मतलब ये हो गया कि इस मैट्रिक्स में टोटल पंक्तियों की संख्या m होगी और स्तंभों की संख्या n होगी, तो इसलिए nवा स्तंभ या फिर nवा कॉलम। अब जब आप आगे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा तो इसी प्रकार से ये A31 आएगा। क्यों? क्योंकि अब ये तीसरा पंक्ति हो गया और पहला स्तंभ हो गया, तो तीसरा पंक्ति होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 3 लिखा है और पहला स्तंभ होने का मतलब देखिए यहाँ पर ये 1 हो गया। ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये A32 आएगा, ये A33 होगा, ये A34 होगा और कंटिन्यू आप आगे बढ़ते जाइए। तो ये चूंकि तीसरा ही पंक्ति है, देखिए तीसरा पंक्ति है लेकिन एनवा स्तंभ हो गया, एनवा स्तंभ हो गया तो ये A3n लिखेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ऐसे हम डैश डैश दे दे रहे हैं, डैश दे रहे हैं और अब यहाँ पे लिख रहे हैं A और यहाँ पे अब लिखेंगे क्या, देखिए अब चूंकि ये पहला पंक्ति तो 1 था, दूसरा पंक्ति तो 2 था, तीसरा पंक्ति तो 3 था, अब ये डैश 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 इसमें पूरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या m है तो अंतिमवा जो पंक्ति होगा वो mवा पंक्ति होगा, इसलिए हम यहाँ पर am लिख रहे हैं। लेकिन चूंकि ये स्तंभ पहला है इसलिए यहाँ पे am1। इसी प्रकार से डैश 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 ये am2 होगा, डैश 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 ये am3 होगा, डैश 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 ये am4 होगा और ऐसे आप आगे चलते जाइए और ये डैश 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 ये amn होगा। ठीक है, अच्छा am2 का मतलब क्या है, तो ये इसका मतलब ये है कि mवा पंक्ति है लेकिन स्तंभ दूसरा है। am3 का मतलब क्या है कि mवा पंक्ति लेकिन स्तंभ तीसरा है। am4 का मतलब क्या है, तो mवा पंक्ति में है लेकिन स्तंभ चौथा है। इसी तरीके से अगर आप ये amn की बात करेंगे तो ये जो अवयव है ये mवे पंक्ति में है लेकिन स्तंभ इसका nवा है। ठीक है, तो आशा है इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो हम लोग इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसे आप देखिए A24 का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। A24 का मतलब क्या है कि जो पहले होगा वो पंक्तियों की संख्या और जो बाद होगा वह स्तंभों की संख्या। तो A24 का मतलब ये हो गया कि ये जो अवयव है ये पहला नहीं, ये दूसरा पंक्ति, ये जो अवयव है ये दूसरे पंक्ति और साथ में चौथे स्तंभ, साथ में कौन जी, चौथे स्तंभ का जो प्रतिच्छेद पॉइंट होगा, मतलब कि इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वहीं पे ये आएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं ये दूसरा पंक्ति और ये चौथा स्तंभ वहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे समझना है। बात क्लियर है? अब आप एग्जाम्पल से और इस बात को अच्छे से समझिए। एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम ये एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, अपने सामने ये एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ऐसा हमने लिख दिया और इसमें अवयव ये 4 5 6 2 3 -1 0 2 और ये 3, ऐसा हमने अवयव डाल दिया। और ये जो मैट्रिक्स आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये 3x3 कोटि का चाहे 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आपसे इसमें हम ये पूछें कि अगर मैट्रिक्स A बराबर इतना हो तो आप इसमें ये बताओ कि A31 का मान कितना होगा। आप इसमें ये बताओ कि A23 का मान कितना होगा। आप इसमें ये बताओ कि A जो है ना ये
12 का मान कितना होगा, A12 का मान कितना होगा। तो अब समझिए यहाँ पे जैसे ये A31 जो है, तो आपको हम समझाए थे कि जब भी हम लोग कोटि लिखते हैं, देखिए A31 का मतलब क्या हो गया कि ये जो अवयव है, ये अवयव आपको मिलेगा मैट्रिक्स के तीसरे पंक्ति और पहले स्तंभ, तीसरे पंक्ति और पहले स्तंभ का जो काटान बिंदु होगा वहीं पे मिलेगा। तो देखो यहाँ पे तीसरा पंक्ति, देखो ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति, और स्तंभ की बात करें तो ये पहला स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति, ध्यान दीजिएगा ये तीसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति और ये पहला स्तंभ दोनों का कटान ये है, यानी कि A31 का मान 0 आ गया। ठीक है, आशा करते इस बात को समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से आपसे अगर ये कहा गया कि आप A23 निकालिए, तो A23 का मतलब ये हो गया कि हमें उस अवयव को ज्ञात करना है जो अवयव दूसरे पंक्ति और तीसरे कॉलम में प्राप्त हो या फिर हो। तो देखिए दूसरा पंक्ति मतलब ये दिख रहा है, ये वाला ये दूसरा पंक्ति है, और तीसरा कॉलम मतलब ये, तीसरा कॉलम मतलब तीसरा स्तंभ ये वाला हो गया। तो दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या मिल रहा है हमें, दोनों का कटान क्या है, देखो दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ दोनों का कटान क्या है, -1 है, यानी कि A23 का मान कितना आएगा, -1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें A12 पूछा गया, तो A12 का मतलब ये हो गया कि हमें उस अवयव को पता करना है जो हमें मैट्रिक्स A में पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ, देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, हमें मिल क्या रहा है 5, यानी कि A12 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो उम्मीद है इस बात को आप सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। तो इस तरीके से हम लोग किसी मैट्रिक्स से अगर इस तरीके से आपसे अवयव पूछ दिया जाए तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप पहले लिखा होगा, वो पंक्तियों की संख्या को बतलाएगा, और जो बाद में लिखा होगा वो स्तंभों की संख्या को बतलाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्रम में, और आगे सीखने वाले हैं आव्यूहों के प्रकार, आगे सीखने वाले हैं आव्यूहों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आगे हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें सबसे पहला हम लोग सीखने वाले हैं वर्ग आव्यूह। सबसे पहला हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स की हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, वह स्क्वायर मैट्रिक्स की पहचान क्या है, कैसे किसे हम लोग बोलेंगे, तो वैसा आव्यूह, ध्यान दीजिएगा कि वैसा आव्यूह जिसमें, गौर करेंगे, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एवं स्तंभों की संख्या, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एवं स्तंभों की संख्या समान हो, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एवं स्तंभों की संख्या समान हो यानी कि बराबर हो, इक्वल हो, तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगी उससे हम लोग क्या बोलेंगे, तो वर्ग आव्यूह कहेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक आव्यूह ले लिया और इसके अवयव लिख दिए 2 4 -1 0। अब देखिए इसमें ये हो गया पहला पंक्ति रो फर्स्ट, ये हो गया दूसरा पंक्ति। अब देखिए ये जो है ये क्या है, तो ये पहला कॉलम है, ये वाला क्या है, तो ये दूसरा कॉलम है। तो आप देख रहे हैं कि जितना इसमें पंक्ति है उतना इसमें कॉलम है। तो जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है उसे क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे। तो ये एक प्रकार का क्या है, 2/2, इसकी कोटि क्या है 2/2, तो ये 2/2 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, ये 2/2 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। इसी प्रकार से हम एक और मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका अवयव 0 -1 2, ये 3 4 5
6 5 -2 ऐसे लिख दिए। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें देखिए पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, और ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो इसमें देखिए जितने पंक्ति तो पंक्ति 3, उतने ही स्तंभ तो स्तंभ 3। तो इससे हम लोग 3/3 कोटि का क्या बोलेंगे, तो एक वर्ग आव्यूह कहेंगे। इससे 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह कहा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है ये आपको हमने समझाया। अब हम लोग सीखने वाले हैं इसमें दूसरा हम लोग इसमें बात करने वाले हैं क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, क्षैतिज आव्यूह की हम लोग बात करने वाले हैं। क्षैतिज आव्यूह को इंग्लिश में कहा जाता है हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज आव्यूह को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो क्षैतिज आव्यूह की पहचान क्या है, क्षैतिज आव्यूह हम लोग किस आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, स्तंभों की संख्या से कम हो, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। उसे हम लोग क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। गौर कीजिए, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी उसे क्या कहा जाएगा, तो क्षैतिज आव्यूह कहा जाएगा। अब इसका आप एग्जाम्पल समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। जैसे आपसे अगर ये कहा जाए कि ए कोई मैट्रिक्स है और इसके अवयव 2 4 ये 3 ये 5 -1 0। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इसके अगर हम कोटि देखें तो इसमें देखिए पहला पंक्ति और ये दूसरा पंक्ति, तो 2 आपका पंक्ति हो गया। कॉलम की बात करें या फिर स्तंभ की बात करें तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो इसमें 3 कॉलम हो गया, 3 स्तंभ हो गया। तो इसमें देख पा रहे हैं कि पंक्तियों की संख्या, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे पंक्तियों की संख्या आपका लेस देन है। पंक्तियों की संख्या क्या है, कम है। किसकी संख्या से, स्तंभों की संख्या से। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग एक क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। तो एक क्या है, तो यहाँ पे एक क्षैतिज आव्यूह है। तो क्षैतिज आव्यूह की पहचान बस ये है कि पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होनी चाहिए। तो ये हो गया दूसरा टाइप, दूसरा आपको हम बता दिए। अब अगला है उदग्र आव्यूह को इंग्लिश में वर्टिकल मैट्रिक्स कहा जाता है। उदग्र आव्यूह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। तो वर्टिकल मैट्रिक्स या फिर उदग्र आव्यूह किसे कहते हैं, वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या से कम हो, वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो, उसे उदग्र आव्यूह कहते हैं। वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या, गौर कीजिए यहाँ पे स्तंभों की जो संख्या है वो पंक्तियों की संख्या से कम है, तब जाके हम लोग उसे क्या बोलेंगे, उदग्र आव्यूह कहेंगे। जैसे मान लीजिए भी हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, अब इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे गौर कीजिएगा, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 4 2
3 5 -1 0। तो यहाँ पे देखिए कि ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, तो इसमें पंक्ति 3 हो गए, लेकिन पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ 2 हो गए। तो ये 3/2 कोटि का एक अवयव है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि स्तंभों की संख्या, इसमें स्तंभों की जो संख्या है, स्तंभों की संख्या कम है। किससे? तो आपको पंक्तियों की संख्या से। स्तंभों की संख्या कम है, किससे कम है? तो पंक्तियों की संख्या से। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसे एक उदग्राव्यूह कहा जाएगा। तो बी जो है वो एक उदग्राव्यूह है। तो पंक्ति अवयव क्या होता, सॉरी, क्षैतिज अवयव क्या होता है और उदग्र अवयव क्या होता है, ये आपको हमने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अगला हम लोग इसमें आ जाते हैं, क्षैतिज अवयव और उदग्र अवयव को हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव अगला आपको है पंक्ति अवयव। ठीक है, पंक्ति अवयव या इसको पंक्ति सदिश भी कहा जाता है। तो पंक्ति अवयव को हम लोग कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसे? रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? रॉ मैट्रिक्स। तो वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, या फिर एक पंक्ति वाला अवयव, एक पंक्ति वाला अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है। एक पंक्ति वाला जो अवयव होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो पंक्ति अवयव कहते हैं या फिर कहलाता है। ध्यान रखेंगे कि एक पंक्ति वाला जो अवयव होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्ति अवयव कहेंगे। क्षैतिज अवयव किससे करेंगे? तो वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। उदग्र अवयव किससे कहेंगे? तो जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो। पंक्ति अवयव किससे कहेंगे? तो जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो। ये समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने एक मैट्रिक्स लिखा और इसमें लिख दिए अवयव 2 4 ये 3। तो इसमें देखिए ये एक ही नहीं है, आप देखिए ये केवल एक ही पंक्ति है इसमें, लेकिन स्तंभ देखिए तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। देखिए स्तंभ मतलब एक खड़ा, ऐसे 1 2 3। तो इसके हम कोटि देखें तो 3/1 है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं केवल एक ही पंक्ति है और एक पंक्ति वाले अवयव को पंक्ति अवयव कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्या है? तो एक पंक्ति अवयव हो। ठीक है, पंक्ति अवयव है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, तो स्तंभ अवयव क्या होता है? स्तंभ अवयव को इंग्लिश में कहा जाता है कॉलन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? तो इसे कहेंगे हम लोग कॉलन मैट्रिक्स कहेंगे। तो एक स्तंभ वाले या फिर एक स्तंभ वाला अवयव, एक स्तंभ वाला अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है। एक स्तंभ वाला अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है। यानी कि जिस अवयव में केवल एक ही स्तंभ होगा उस अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे? तो स्तंभ अवयव कहेंगे। ठीक है, तो देखिए स्तंभ अवयव अलग है और उदग्र अवयव अलग है। ठीक है, तो उदग्र अवयव में क्या है कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होनी चाहिए, लेकिन स्तंभ अवयव में क्या है कि केवल और केवल उसमें क्या होना चाहिए? तो एक ही आपको स्तंभ होना चाहिए। तो हमने एक मैट्रिक्स ले लिया अभी और इसके अवयव यहाँ पे लिख दिए 4 2 ये 3 ऐसे लिख दिए। तो देखिए इसमें एक खड़ा, देखिए खड़ा ऐसे दिख रहा है, तो ये ना स्तंभ है। तो इसमें स्तंभ कितने होंगे? 1। लेकिन अगर इसे हॉरिजॉन्टल देखें, क्षैतिज देखें, तो ये 1 2 और ये 3 क्षैतिज देख लीजिए। क्षैतिज का मतलब ऐसे 1 2 3। तो ये क्षैतिज इसमें लाइन जो है वो 3 है ना, तो क्षैतिज लाइन इसमें 3 है। इसका मतलब क्या हो गया? सॉरी, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम गड़बड़ कर दिए थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्षैतिज लाइन तो एक ही है ना। पहले क्षैतिज लाइन एक होने का मतलब इसमें पंक्ति एक है, तो इसका जो कोटि होगा ये 1/3 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो क्षैतिज लाइन 3 है, तो इसकी कोटि 3 क्या होगा? 1 होगा। जब आप कोटि लिखते हैं तो पंक्तियों की संख्या को पहले लिखते हैं और स्तंभों की संख्या को बाद में लिखा जाता है। तो पंक्ति का मतलब क्या? क्षैतिज लाइन ऐसे पृथ्वी तल के समानांतर,
और अस्तंभ का मतलब उदग्र, उदग्र मतलब खड़ा, ऐसे खड़ा। तो देखिए इसमें अस्तंभ एक ही है, लेकिन क्षैतिज देखिए तो 1 2 3। तो पहले क्षैतिज यानी कि पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं, तो पंक्ति इसमें 3 है, 1 2 3, तो 3 लिख दिए। और उदग्र मतलब खड़ा, वर्टिकल ऐसे 1 है, तो यह स्तंभ की संख्या हुआ 1 है, तो बाद में हमने 1 लिख दिया। तो इस मैट्रिक्स का कोटि 3/1 है और इसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ है, इसलिए हम लोग इसे स्तंभाव्यूह कहेंगे। इस मैट्रिक्स में क्या है कि केवल और केवल एक ही पंक्ति है, इसमें केवल एक ही रो है, तो इससे हम लोग एक पंक्ति अवयव कहेंगे और इसकी कोटि 1/3 हो गई। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप आज के सेशन को एंजॉय किए होंगे और आज की क्लास को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो जो भी प्रतिक्रिया हो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय।